हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। और सेल डिवीजन इन एग्जाम्स के लिए स्पेशली जो आप कह सकते हैं 11th क्लास जो है उसका बायोलॉजी में, और साथ में जो सीनियर टीचर और लैब असिस्टेंट का एग्जाम और नीट का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें एक कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं लेकर आया हूँ आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो वाले गुरुजी चैनल पर सेल डिवीजन कोशिका विभाजन का पार्ट फर्स्ट, और इसमें हम पढ़ेंगे एक कोशिका कैसे विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एम नामा आपका वेलकम करता हूं इस चैनल पर। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट हैं, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन में हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बनती है। यानी यहाँ पर देखिए, ये जो कोशिका है यहाँ इसमें इस तरीके से विभाजन होता है, लेकिन ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसे ही नहीं इसका बंटवारा हो जाता, यानी ऐसे ही नहीं एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, यानी यहाँ पर ये कोशिका अपने अंदर कुछ बदलाव करती है, कुछ तैयारियां करती है, कुछ प्रिपरेशन करती है, और उसके बाद में ये विभाजित होती है। तो इसको हम एक साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे, यानी रियल में यहाँ पर क्या प्रिपरेशन होती है और उसके बाद में कैसे ये विभाजित होती है, कैसे ये सेल डिवाइड होती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, यानी कोशिका विभाजन की बात करें, तो शब्द से तो यही पता चल रहा है कि कोशिका का विभाजन हो रहा है, यानी कोशिका का बंटवारा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये इनिशियली ये कंसेप्ट किसी को पता नहीं था। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चोव, क्या नाम है साइंटिस्ट का? रुडोल्फ विर्चोव। तो फ्रेंड्स, रुडोल्फ विर्चोव ने एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं सेल लीनिएज थ्योरी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल लीनिएज थ्योरी है वो सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चोव ने प्रपोज की। सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चोव ने ये प्रतिपादित किया इस थ्योरी को। तो रुडोल्फ विर्चोव नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको हम कोशिका में पढ़ चुके हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक कथन दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नई कोशिकाएं। न्यू सेल मतलब नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से ही होती है। ये किन्होंने बोला? रुडोल्फ विर्चोव ने बोला। तो इस हिसाब से रुडोल्फ विर्चोव ने एक आइडिया दे दिया कि कैसे एक कोशिका विभाजित होगी, नई कोशिका कैसे आएगी। बोले पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से आती है, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने में ये फेल हो गए, यानी प्रूव नहीं कर पाए, असफल हो गए इसको साबित करने में। इसके बाद में स्ट्रासबर्गर नेम के जो साइंटिस्ट हैं, स्ट्रासबर्गर, उन्होंने भी अब यही बात कोशिका के लिए ना बोल के केंद्रक के लिए बोला, और ये बोला कि जो न्यू न्यूक्लियाई है, मतलब जो नया केंद्रक है, यानी एक केंद्रक पहले से उपस्थित है, और अब आप कह सकते हैं जो नया केंद्रक कैसे बनेगा। बोले नया केंद्रक यानी न्यू न्यूक्लियाई अराइज बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई, यानी पहले से जो विद्यमान है, यानी पुराना जो केंद्रक है, और उस पुराने केंद्रक में विभाजन होगा। पुराने केंद्रक में क्या होगा फ्रेंड्स? विभाजन होगा। तो पुराने केंद्रक में विभाजन से नया केंद्रक बनेगा, ये स्ट्रासबर्गर ने बोल दिया। तो इस तरीके से एक आइडिया लगा कि वास्तव में कोशिका विभाजित होती है और पुरानी कोशिका ही विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है दोस्तों। तो यहां पर अब हम कहते हैं कि जो सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है, यानी जो रियल में जो सेल डिवीजन है वो कैसा प्रोसेस और कैसे होता है, तो हम बोलेंगे कि जो सेल डिवीजन है ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर, आप यहाँ पर कंसेप्ट अगर बात करेंगे कि सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता है, तो हम सबसे पहले ये बताएंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है कि ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पर वो अपने जीवन की शुरुआत किससे करते हैं? एकल कोशिका से करते हैं, सिंगल सेल से करते हैं। ये हमें पता है, हम खुद भी सिंगल सेल से करते हैं। और हमारा जो सिंगल सेल है वो किससे बनता है? बोले स्पर्म यानी जो शुक्राणु है वो, और ओवम यानी जो अंडाणु है वो, इनके फ्यूजन से हमारा जो कोशिका बनता है, और उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट यानी युग्मनज। तो जो युग्मनज है यानी जो जाइगोट है, ये कहां बनता है? बोले पहली कोशिका, और इसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सभी सजीव जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से ही करते हैं। अब यहां पर हम बोलेंगे कि साहब एकल कोशिका आई, उसके बाद में कोशिकाएं इतनी कहां से आ गई? तो बोले दीज ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल्स।
यानी इनमें नए सेल्स जुड़ते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नई कोशिकाएं जुड़ती जाती हैं। मतलब जो पुरानी कोशिका है उसमें क्या हो जाती है, नई कोशिकाएं जुड़ती जाती हैं। तो इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कैसे करेगा, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होगी। तो बोले जो एकल कोशिका बनी इसका ग्रोथ होगा, यानी ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करेगा, बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल्स के जुड़ने से उसकी ग्रोथ होगी। और नई सेल्स कहां से आ रही हैं, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से आ रही हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो एक कोशिका शुरू में बनी हमारे शरीर के लिए, और उसी कोशिका में क्या है, नई कोशिकाएं जुड़ती गई, उस कोशिका की ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई, और नई कोशिकाएं इसमें जुड़ती गई। और बोले नई कोशिकाएं कैसे जुड़ेंगी, बोले जो पुरानी कोशिका थी उसी में विभाजन से जुड़ती जाएंगी। तो एक जनरल सा कंसेप्ट है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो सेल डिवीजन है वो बहुत एसेंशियल प्रक्रिया हो गई, यानी कोशिका विभाजन एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। और इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की निरंतरता, जीवन की सततता को ये बनाए रखता है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक कोशिकाएं है, ये अगर आगे विभाजित होकर पूरा सजीव नहीं बनाएगी तो जीवन कैसे निरंतर रह पाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं जीवन की निरंतरता के लिए जरूरी है। अब हम कोशिका विभाजन को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे कि सेल डिवीजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। यानी कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पैतृक कोशिका, मतलब एक सिंगल जो पेरेंट सेल है वो विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। ये सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का एक परिभाषा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि साहब कोशिका विभाजित होती है तो ये विभाजित क्यों होगी। तो अभी तो हमने बोला कि साहब एक कोशिका है, उसी में विभाजन होकर कई कोशिकाएं बन जाएंगी, तो एक कोशिका से पूरे सजीव का निर्माण होगा, ये हमने बोला। लेकिन ये कोशिकाएं विभाजित होने की इनको जरूरत क्यों पड़ी, इनको थोड़ा ही पता है कि हमें पूरे सजीव का निर्माण करना है, ये विभाजित होती क्यों है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा, भाई यहां वैज्ञानिक आधार समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे सामाजिक तौर पे अगर हम देखें कि एक फैमिली है, एक परिवार है, उसके अंदर कुछ सदस्य हैं, मतलब माता पिता यानी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उनकी बहुएं आ जाती हैं, तो फैमिली बढ़ गई। अब उन बच्चों के भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है, तो अब क्या होता है, उनके बीच में बंटवारा होता है, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो बंटवारा क्यों हुआ, बोले भीड़ की वजह से, ज्यादा लोग हैं तो परिवार सही रूप से चल नहीं पाता है। ऐसे ही अब एक कोशिका को विभाजित होने की जरूरत क्यों पड़ी, तो बोले कोशिका का आकार बढ़ जाता है। कोशिका का आकार जब बढ़ता है तो कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, बोले उसका केंद्रक। क्यों, हमने केंद्रक जब पढ़ा था तो ये बताया था कि केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक केंद्र है, यानी एक तरीके से कंट्रोल सेंटर है, यानी कोशिका को वो क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो अब यहां देखिए कि हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारी कोई कोशिका है और उस कोशिका का ये केंद्रक है, कोशिका है और उस कोशिका का ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अलावा ये जो है पूरी की पूरी कोशिका है, ठीक है दोस्तों। अब हम कहेंगे कि इस कोशिका के जब आकार में वृद्धि हो जाती है, यानी ये कोशिका जब आकार में ऐसे बड़ी हो गई और केंद्रक आप कह सकते हैं उतना का उतना ही है, केंद्रक में कोई बदलाव नहीं आया, तो इसका मतलब जो नियंत्रण कर रहा था, पहले तो ये केंद्रक इतने क्षेत्र का नियंत्रण कर रहा था, मतलब इसके कंट्रोल में था सब कुछ। लेकिन जब कोशिका के आकार में वृद्धि हो गई, यानी कोशिका के आकार में वृद्धि हो गई, तो अब वो पहुंच नहीं पा रहा है, वो पूरी कोशिका को अच्छे तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। ये एक जनरल कंसेप्ट हम बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो कोशिका की जो सारी क्रिया विधियां हैं, जो इसके अंदर जो रिएक्शन जो प्रोसेस हो रही है वो कंट्रोल में नहीं है, वो अनियमित हो जाएंगी, इसलिए इस कोशिका में बंटवारा चालू हो जाता है। तो अब यहां पर हम वैज्ञानिक आधार पे अगर बात करेंगे कि साहब ये जो बड़ी की इतनी बड़ी होने से क्या फर्क पड़ा, तो बोले जितना ज्यादा बड़ा होगा इतना हर जगह इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, है ना, वो कंसेप्ट अलग आएगा। लेकिन मेन कंसेप्ट यही है कि साइज बढ़ गई है, केंद्र की साइज उतनी है, लेकिन कोशिका द्रव्य का आकार बढ़ गया है, ये जो कोशिका का जो द्रव्य है ये बढ़ गया है, तो अब ये कंट्रोल में नहीं रह रहा है इस केंद्र के। तो अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कोशिका विभाजन का कारण बताया, और ये साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी, इसको बोलते हैं कर्ण प्लाज्म थ्योरी। क्या बोलते हैं, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। और ये थ्योरी हर्टविग नाम के साइंटिस्ट हैं। क्या नाम है साइंटिस्ट का, हर्टविग, इन्होंने दिया। तो ये कर्ण प्लाज्म जो थ्योरी है, यानी ये सिद्धांत
क्या कहता है? तो बोले अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइटोसिस अकर, यानी कोशिका विभाजन क्यों होता है? ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ द सेल, यानी कोशिका का जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से कोशिका विभाजित होती है। मतलब यहां पर साइज बड़ा होने से क्या डिस्टर्ब हो गया? बोले कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो गया। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब कैरियोप्लाज्म किसको बोलते हैं? बोले केंद्रक द्रव्य को, और साइटोप्लाज्म हमें कोशिका द्रव्य को बोलते हैं। तो इन दोनों का एक इंडेक्स है, इन दोनों का एक इंडेक्स है, और इस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? देखो दोस्तों, इंडेक्स का फॉर्मूला है, यहां पर लिख देते हैं। इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है कि के आई, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, यानी इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं कि के आई इक्वल्स टू क्या है? वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। ये थोड़ा सा विजिबिलिटी अगर कम है तो मैं फ्रेश लिख देता हूं यहां पर, कि यहां पर फॉर्मूला जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का, वो फॉर्मूला है के आई इक्वल्स टू क्या है? ऊपर तो क्या लिखेंगे? बोले केंद्रक का वॉल्यूम, केंद्रक का आयतन Vn, ठीक है ना। और फिर नीचे क्या लिखेंगे? बोले कोशिका का आयतन माइनस केंद्रक का आयतन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये फॉर्मूला किसका हो गया? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का। यहां पर Ki तो क्या है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। Vn क्या है? बोले वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। Vc क्या है? बोले वॉल्यूम ऑफ सेल। और Vc माइनस Vn को क्या बोल देंगे? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इस चित्र में देखो, यानी यहां पर इसका आयतन हमें पता है, केंद्रक का आयतन, तो वो तो केंद्रक का आयतन तो ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? Vc माइनस Vn, यानी कोशिका का आयतन माइनस ये घटा देंगे तो किसका आयतन आ जाएगा? यानी इस पूरी में से इसका आयतन घटा देंगे तो इस कोशिका द्रव्य का आयतन आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा कोशिका द्रव्य का आयतन, ऊपर आ जाएगा केंद्रक का आयतन। यानी अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें तो हम बोल सकते हैं केंद्रक का आयतन, केंद्रक का आयतन, आयतन डिवाइड बाई कोशिका द्रव्य का आयतन, यानी जो साइटोप्लाज्म है उसका आयतन, कोशिका द्रव्य का आयतन। ये अब हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को देखो आप, केंद्रक का आयतन तो यहां पर उतना का उतना ही है, लेकिन कोशिका द्रव्य का आयतन इसमें बढ़ गया है। तो कोशिका द्रव्य का आयतन यानी नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो Ki का वैल्यू क्या होगा? यानी अगर इस सूत्र में हम ऊपर वाली वैल्यू तो उतनी की उतनी रखें, नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दें। जैसे ऊपर वाली के अंदर 2 है, 2 लिख दिया, और नीचे पहले 3 लिखा हुआ था और अब 4 कर दें, तो अब ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी ना। यानी कुल मिला के हम कह देंगे कि ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाएगी, यानी Ki घट जाएगा। यानी कोशिका का आकार बढ़ने पर उस कोशिका का Ki यानी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट जाएगा। तो ये Ki निकालने का एक जस्ट हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कहां कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा। तो अब यहां पर एक आइडिया आया कि हर्टविग ने बोला कि कोशिका का Ki बढ़ जाता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाता है। बढ़ता है या घटता है? बोले घट जाता है। क्यों? क्योंकि बोले जब कोशिका का आकार बढ़ता है तो कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है, तो इस केस में क्या होगा? बोले Ki घट जाता है। तो यहां पर आकार बढ़ने, Ki घट गया। तो यहां पर Ki घटने का मतलब क्या हो गया? कोशिका का आकार बढ़ गया और वो कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में दोस्तों नहीं है तो वो विभाजित होगी, और विभाजित होके 2 कोशिकाएं बना देगी। जैसे इस चित्र में दिख रहा है, यहां पर कोई कोशिका थी शुरुआत में, और फिर उसके बाद में उसका आकार बढ़ गया। आकार बढ़ गया यानी उसका Ki कम हो गया, यानी यहां पर इसका Ki जो है वो डिक्रीज हो गया। तो अब ये 2 कोशिकाओं में बट जाएगी, 2 कोशिकाओं में ऐसे विभाजित हो जाएगी। फिर इस कोशिका का आकार बढ़ा ऐसे, और फिर ये विभाजित हो गई। यानी कोशिका का आकार बढ़ने पर उसके अंदर होने वाली क्रियाओं को केंद्रक नियंत्रित नहीं कर पाता है, इसलिए उसको विभाजित होना होता है। ये हर्टविग ने बोला। अब ये जो Ki है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, यानी कोशिका जो केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक, यानी केंद्रक का आयतन बटे कोशिका द्रव्य का आयतन, उसका जो गुणांक है उसको कैसे अफेक्ट करेगा, उससे कैसे प्रभाव पड़ेगा? तो बोले कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ स्मॉल सेल इज हाई। छोटी सेल होती है उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि छोटी का मतलब साइज में छोटी है, छोटी कोशिका का Ki क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। अब क्यों होता है? बोले ड्यू टू लेस साइटोप्लाज्म, यानी कम कोशिका द्रव्य के कारण। यानी उसमें छोटा आकार है तो कोशिका द्रव्य कम है, तो बोले कम कोशिका द्रव्य के कारण,
यानी कोशिका जितनी छोटी होगी उसका कोशिका द्रव्य उतना ही कम होगा, और कोशिका द्रव्य जितना कम होगा आप कह सकते हैं उतना ही उसका KI ज्यादा आएगा। तो छोटी कोशिका का KI क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है, केंद्रक है, एफिशिएंटली कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म इन स्मॉल सेल। छोटी कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है वो आसानी से क्या करता है, यानी जो छोटी कोशिका है उसके अंदर क्या खास बात होती है, बोले छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसे बोलते हैं, है ना। बड़ा परिवार है वो परेशानियां भुगतता है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो केंद्रक जो है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, वो इस परिवार को नियंत्रित करता है, कोशिका की क्रियाओं को। और अगर कोशिका छोटी है तो वो एफिशिएंटली कंट्रोल दी एक्टिविटी, वो आसानी से बहुत ही दक्षता से कंट्रोल कर लेता है क्रियाओं को, है ना, तो दक्षता से नियंत्रित कर लेता है। लेकिन अब कोशिका का आकार बढ़ जाए अगर, तो बोले इन ए लार्ज सेल, लार्ज सेल में क्या होता है, यानी बड़ी कोशिका हो जाए, कोशिका क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी कोशिका होने से क्या होगा, न्यूक्लियस फेल, न्यूक्लियस असफल हो जाएगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने में, यानी कोशिका द्रव्यों की क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो अब यहां पर कंसेप्ट क्या निकल के आया, बोले स्मॉल कोशिक सेल यानी छोटी कोशिका, उसके अंदर क्रियाएं अच्छे से नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा, और बड़ी कोशिका में केंद्रक फेल हो जाता है क्रियाओं को नियंत्रित करने में। तो अब क्या होता है कि टू अटेन द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ऑन दी मेटाबॉलिज्म, यानी अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, यानी जिनको हम उपापचय बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय क्रियाएं, तो उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, बोले लार्ज सेल है डिवाइड्स इनटू टू सेल, दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर मकसद क्या आया, बोले कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, अगर यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कोशिका आकार जो है, कोशिका का जो आकार है वो क्या है, बढ़ गया। तो कोशिका का आकार बढ़ गया तो अब क्या होने वाला है, बोले कोशिका का आकार बढ़ गया तो बोले कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका विभाजन। तो दोस्तों यहां पर ये ध्यान रखना है कि कोशिका का KI जैसे ही कम होगा, कोशिका का आकार बढ़ जाएगा, तो KI कम होगा तो कोशिका विभाजित होगी, तो कम KI वाली कोशिकाएं विभाजित होना पड़ता है उनको। अब देखो कि साहब एक कारण और है, उसकी वजह से भी वे कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, और वो है सरफेस रेशियो वॉल्यूम, यानी सतह आयतन अनुपात। इसको समझना है तो हमें यहां बात करना है सतह आयतन अनुपात को। तो हम यहां ऐसे समझेंगे दोस्तों, एक कोशिका है ये, उसका अंदर जो है ये केंद्रक है, ठीक है, ये दूसरी कोशिका है, उसका अंदर ये केंद्रक है। तो अब इन दोनों की सतह है, यानी इसका सरफेस एरिया, कोशिका एक गोला है तो गोले का सरफेस एरिया हमें पता है, तो हम यहां बात करेंगे कि कोशिका का जो सतह का आयतन है ना, कोशिका का सतह का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन नहीं, सतह का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय कोशिका का आयतन, ऐसा हम एक अनुपात निकालें, कोशिका का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द सेल एंड सरफेस एरिया ऑफ द सेल। तो अब यहां देखेंगे तो इस पहले केस के अंदर, पहले चित्र के अंदर अगर तुलनात्मक तरीके से देखा जाए, पहले चित्र में अगर तुलना करें तो यहां पर सतह का क्षेत्रफल और कोशिका का जो आयतन है उसका अनुपात, यानी सतह आयतन अनुपात का मतलब कोशिका का सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन, है ना, उसका अनुपात अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, बोले क्षेत्रफल क्या आएगा, बोले क्या आएगा क्षेत्रफल, तो बोले यहां पर क्षेत्रफल जो है वो क्या आएगा, बोले क्षेत्रफल कम आएगा, सॉरी क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, साइज छोटी है तो क्षेत्रफल ज्यादा आएगा कंपेयर टू, और कोशिका का आयतन कम है। तो इन आप यहां कह सकते हैं कि यहां पर जैसे मान लीजिए आयतन कम है और क्षेत्रफल अधिक है इसकी तुलना में, तो यहां पर जो अनुपात है रियल में वो क्या होगा, यहां अधिक होगा और यहां कम होगा, यानी यहां पर ये अनुपात क्या होगा, अधिक होगा और यहां पर कम होगा। तो यहां पर अनुपात कम हो गया, यानी सतह का क्षेत्रफल और कोशिका का आयतन का अनुपात कम हो गया। तो दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं कि साहब जितनी कोशिका छोटी होगी
जितनी कोशिका छोटी होगी उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है। अभी आप देखोगे साहब उसकी सतह का क्षेत्रफल अधिक कैसे होगा, बोले तुलना करो इसी कोशिका को अगर आप ये मान लीजिए आकार में दुगुनी है, दो भागों में बांट दो, फिर दोनों की सतह का क्षेत्रफल जोड़ो तो बोले इससे ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं इसका सतह का क्षेत्रफल क्या है, कम है इसके आयतन की तुलना में, यानी दोनों के आयतन के साथ में तुलना करें तो इसका सतह का क्षेत्रफल कम है। तो बोले प्रत्येक कोशिका की सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक होता है तो उसकी सतह से ही इसमें पोषण आता है। पोषण कहां से आता है, बोले ऑक्सीजन इस कोशिका में कहां से प्रवेश करेगी, सतह से प्रवेश करेगी। पोषक पदार्थ कहां से प्रवेश करेंगे, बोले सतह से प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर क्षेत्रफल अधिक है, सतह का क्षेत्रफल अधिक है, तो अधिक पोषक अंदर जाएगा, अधिक ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो इसलिए ये कोशिका आसानी से अपनी क्रियाओं को चला लेगी। लेकिन इस कोशिका की अगर बात करें तो बोले यहां पर इस सतह से जो पोषण जो है, पोषण व ऑक्सीजन जो है वो कम प्रवेश करेगी, कम प्रवेश क्यों करेगी, क्योंकि इसी कोशिका को अगर दो भागों में बांटेंगे तो उनके सतह का क्षेत्रफल इसकी अकेली से अधिक आएगा। तो बोले यहां पर हम कह देंगे कि कम प्रवेश करेगी तो कोशिका अपने क्रियाकलाप नहीं कर पाएगी। अरे भाई अगर खाना ही नहीं मिलेगा बड़ा होने से, इसको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो बड़ा होने से क्या फायदा, ये दो भागों में बट जाएगी। तो यहां पर सरफेस वॉल्यूम रेशियो सतह आयतन अनुपात का मतलब यही है, कोशिका जितनी छोटी उतना ही उसका सतह का आयतन सतह का क्षेत्रफल आयतन की तुलना में अधिक, और कोशिका जितनी बड़ी उसकी सतह का क्षेत्रफल उसके आयतन की तुलना में कम। तो अभी यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि सतह अधिक हो गई है तो आसानी से इसको पोषण मिलेगा। यहां सतह का क्षेत्रफल कम है आयतन की तुलना में तो पोषण आसानी से नहीं मिलेगा, तो बड़े होने से क्या फायदा, ये अंत में डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है, यानी कोशिका जो सतह आयतन का जो क्षेत्रफल है, ये प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टार्टिंग द सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को स्टार्ट करने में इसका बड़ा रोल है। तो अब रोल क्यों है, बोले ए सेल, एक कोशिका ड्रॉ ऑल द मटेरियल नीडेड फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड ग्रोथ फ्रॉम इट्स सरफेस, अपनी सतह से ही तो सारी चीजें ये ग्रहण करती है। तो बोले सतह का क्षेत्रफल ही अगर कम हो गया तो बोले ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो व्हेन ए सेल ग्रोज इन ए साइज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर देन इट्स सरफेस, जब सेल अपने आकार में बड़ी होती है तो इसका जो आयतन है वो इसके क्षेत्रफल की तुलना में अधिक हो जाता है, ठीक है ना। व्हेन ए सेल ग्रोज, सेल की जब ग्रोथ होती है तो उसका जो आयतन है यानी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है मोर देन इट्स सरफेस, सरफेस की तुलना में अधिक हो गया। तो दोस्तों सरफेस की तुलना में जब आयतन अधिक हो गया तो क्या होगा, तो व्हेन द सरफेस एरिया बिकम्स इनसफिशिएंट टू ड्रॉ द मटेरियल, यानी अब ये आयतन अगर अधिक हो गया है तो अब ये सरफेस एरिया है कम हो गया है तो ये मटेरियल को ड्रॉ नहीं कर पाएगा, और सच ए क्रिटिकल जो स्टेज है उसकी वजह से क्या होगा, बोले डिवीजन ऑफ सेल स्टार्टेड, यानी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मेन कंसेप्ट निकल के आया, कोशिका का आकार बढ़ने से, आयतन बढ़ने से अब उसकी सतह का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात निकालें तो वो घट गया है, इसलिए अब उसमें पोषण पदार्थ है वो सतह से आ रहे थे वो कम आएंगे, तो कोशिका को विभाजित होना है। तो सरफेस आयतन अनुपात है वो कोशिका को क्या देता है, विभाजन को बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देता है, तो देखो यहां पर किस तरीके से निर्भर कर रहा है, तो बोले हम यहां से बोलेंगे कि जो कोशिका विभाजन है, कंसेप्ट क्या निकलेगा, कोशिका विभाजन कब होता है, बोले कोशिका विभाजन कब होता है, तो हम यहां ऐसे बोल देंगे कि जब सतह आयतन अनुपात, सतह और आयतन का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, सतह और आयतन का अनुपात कम हो जाएगा। अगर वही बात भाई, सतह आयतन तो बढ़ गया, आयतन तो नीचे है और सतह का क्षेत्रफल ऊपर है, तो उनका अनुपात है वो कम हो जाएगा। आयतन बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा कम हो जाएगा। भाई सतह का क्षेत्रफल कम है और आयतन बढ़ गया है तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, अनुपात कम हो जाएगा। तो अनुपात कम होगा तो कोशिका विभाजन हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, बोले सतह आयतन का जो अनुपात है उसकी सतह का क्षेत्रफल और उसके आयतन का अनुपात अगर कम हो जा गया है पहले की तुलना में तो कोशिका विभाजन होगा। और KI की बात क्या आई थी, बोले KI घट जाता है, यानी कोशिका की साइज अगर बढ़ती है तो KI घट जाता है। तो कम KI क्या इंडिकेट करता है, कम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, बोले कोशिका को विभाजित होना है। तो यहां पर दोस्तों यहां पर दो फैक्टर आए जो कोशिका विभाजन कर रहे थे, और ये दोनों फैक्टर क्या आए, तो बोले अब यहां पर कोशिका विभाजन किस केस में होगा, तो बोले कोशिका
विभाजन कब होगा? बोले कोशिका विभाजन कब होगा? तो बोले पहली स्थिति तो बोले कैरियोप्लाज्मिक जो इंडेक्स है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर वो कम है, कम, तो इसका मतलब क्या होगा? कैसे निकाला? कम अर्थात कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक है, तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। दूसरी स्थिति आएगी, कोशिका के जो सतह क्षेत्रफल का अनुपात है, सतह क्षेत्रफल व आयतन, भाई कोशिका का आयतन और उसकी सतह के क्षेत्रफल का अनुपात, ये अभी हमने देखा। बोले कोशिका जितनी बड़ी होगी तो उसका आयतन अधिक होगा और क्षेत्रफल कम होगा उसकी तुलना में। तो अगर ये कम आता है, तो अब अगर ये कम आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात कोशिका द्रव्य की मात्रा जो है, कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक हो गई। तो कुल मिला के कम KI और कम सतह क्षेत्रफल आयतन अनुपात जो है वो क्या इंडिकेट करता है? ये भी कम होता है, ये भी कम होता है। इन दोनों की वजह से क्या पता चलता है हमें? बोले कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक हो गई है, और कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होगी तो कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि कोशिका विभाजित हो रही है, ये सेल डिवीजन का प्रक्रिया है। 1 से 4 हो गई है ना, इससे और हो गई, तो देखो आकार तो घटता जा रहा है, इसको तो हम बोलेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन का मतलब क्या है? बोले एक कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं में बट जाती है, यानी कहने का मतलब यहां चित्र में तो 4 दिखा रखा है, ऐसे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार का विभाजन पे निर्भर करता है, तो उसका आकार घट जाता है। विभाजित होने पे आकार क्या होता है? घट जाता है। लेकिन सेल ग्रोथ अलग एक टर्म है, सेल ग्रोथ क्या है? एक अलग टर्म है, यानी कोशिका वृद्धि। तो दोस्तों कोशिका वृद्धि क्या है? तो बोले कोशिका के आकार में वृद्धि, छोटी सी कोशिका थी, बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, इसको हम बोल रहे हैं कोशिका वृद्धि। ठीक है ना? तो विभाजन और वृद्धि का दोनों का मतलब अलग अलग है। सेल ग्रोथ एंड डिवीजन दोनों साथ में होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सेल प्रोलिफरेशन। देखो यहां पर कोशिका का विभाजन हुआ तो 2 छोटी बनी, फिर उनका आकार बढ़ा, फिर विभाजन हुआ, फिर आकार बढ़ा, फिर विभाजन हुआ, तो उसको हम बोलते हैं सेल ग्रोथ यानी कोशिका की वृद्धि और विभाजन। ठीक है ना? तो दोस्तों यहां पर ये तो एक फिगर के थ्रू हमने इसको बात की। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल की, कोशिका चक्र की, यानी जो कोशिका विभाजन है उसमें कुछ घटनाएं होती हैं वो चक्रीय क्रम में होती हैं। कोशिका विभाजन जब होता है, आगे पढ़ेंगे हम, तो उसमें जो भी घटनाएं होती हैं वो कैसे होती हैं? चक्रीय क्रम में होती हैं। तो चक्रीय क्रम में होने के कारण हम इस विभाजन की घटना को कोशिका चक्र के रूप में पढ़ेंगे, यानी कोशिका चक्र कहेंगे। तो यहां पर हम ऐसे बोल देंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कोशिका विभाजन के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, है ना? तो वो घटनाएं कैसी होती हैं दोस्तों? बोले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। बोले ऐसी घटनाओं का एक सीक्वेंस है ना, क्रमबद्ध तरीके से घटनाएं हो रही हैं, और वो घटनाएं कौन सी हैं? डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, जीनोम डुप्लीकेट होता है, सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। अब इसने सेल साइकिल की एक परिभाषा बताई। बोले सेल साइकिल है क्या रियल में? बोले कोशिका चक्र क्या है? बोले एक घटनाओं का क्रम है, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम है। उसके दौरान कोशिका क्या करती है? बोले एक कोशिका डुप्लीकेट इट्स जीनोम, अपने जीनोम को यानी अपने डीएनए की कॉपी बनाती है, एंड सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, और अपने अदर मटेरियल्स को बनाती है, और क्या करती है? अदर जो मटेरियल है उनको बनाती है। तो दोस्तों यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कोशिका विभाजित होती है तो कुछ घटनाएं सीक्वेंस वाइज होती हैं। वो घटनाओं में बोले एक घटना तो है जीनोम का डुप्लीकेशन, यानी डीएनए का निर्माण, डीएनए की कॉपी बनना। दूसरा है जो मटेरियल है उनका संश्लेषण। तो ये 2 घटनाएं होती हैं, और फिर उसके बाद में डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कह सकते हैं, इसको सेल साइकिल बोलेंगे। अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेल साइकिल के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जो सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रक्रिया है, आनुवंशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रिया है। तो अब यहां पर कोशिका चक्र का जो बेसिक मीनिंग यही निकला कि घटनाओं का एक क्रमबद्ध घटनाएं हैं और वो चक्र के रूप में हो रही है।
ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और इवेंट कौन कौन सी हो रही है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम पहली इवेंट तो ये, और दूसरी इवेंट सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल या फिर रिक्वायर्ड मटेरियल्स। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कोशिका की वृद्धि की, सेल ग्रोथ। तो बोले कोशिका की वृद्धि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दो अभी हमने शब्द पढ़े, एक तो सेल ग्रोथ पढ़ा, एक तो सेल ग्रोथ पढ़ा, कोशिका वृद्धि पढ़ा, और दूसरा पढ़ा एक सेल डिवीजन, जिसके अंदर डीएनए का निर्माण हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, डीएनए का निर्माण हो रहा है। तो बोले दूसरा पढ़ा हमने डीएनए सिंथेसिस। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को क्या मतलब, बोले दोनों ही प्रक्रियाएं कोशिका विभाजन के दौरान होती है। कैसे होती है, बोले सेल ग्रोथ का तो मतलब कोशिका के अंदर पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए उसकी साइज बढ़ती जाती है। और डीएनए सिंथेसिस का मतलब कोशिका के जीनोम का कॉपी होती है। यहाँ दो घटनाएं हमने पढ़ी। तो अब ये दोनों की दोनों घटनाएं कैसे होती हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सेल ग्रोथ है, यानी कोशिका के अंदर जो आकार में वृद्धि है, या कोशिका के अंदर जो पदार्थों का निर्माण है, वो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी कोशिका वृद्धि क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया थी दोस्तों डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए का निर्माण। तो जो डीएनए का सिंथेसिस है वो कैसे होता है, बोले ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र की एक विशिष्ट अवस्था में ही डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण एक विशिष्ट अवस्था में ही होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एस फेज बोलेंगे। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका वृद्धि तो सतत प्रक्रिया है। कोशिका वृद्धि क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन डीएनए का जो निर्माण है वो सतत नहीं है, लगातार नहीं होता, एक विशिष्ट अवस्था में ही होता है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो अब कोशिका विभाजन जो होता है उसके अंदर जो चक्रीय क्रम में घटनाएं होती हैं, तो बोले क्या होती है, कोशिका के अंदर पदार्थों का निर्माण होता है और साथ में कोशिका के अंदर डीएनए का निर्माण होता है, और ये चक्रीय रूप से ये घटनाएं दोनों होती हैं। तो अब हम यहाँ बात करेंगे जो कोशिका चक्र जो चल रहा है, ये कोशिका चक्र की समय अवधि कितनी है। समय अवधि का मतलब कितना टाइम लगेगा इस चक्र में, यानी कोशिका के अंदर डीएनए का निर्माण होगा, अन्य पदार्थों का निर्माण होगा, और फिर वो विभाजित हो जाएगी, तो कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, और वो ये है कि जो पीरियड ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र का जो समय है वो वेरी करता है। वेरी का मतलब क्या होता है, बोले सब में अलग अलग होता है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सजीव में अलग अलग होता है एक तो, एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल, अलग अलग सेल में भी, एक ही सजीव के अलग अलग सेल में भी अलग अलग टाइम हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग हो सकता है। तो अब आप कह सकते हैं कोशिका चक्र की जो समय अवधि है वो क्या हो सकती है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी एक सजीव से दूसरे सजीव में अलग अलग होगी, और साथ में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ कुछ डेटा है, ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स इन ए कल्चर। जब ह्यूमन सेल को कल्चर किया जाता है तो उसमें पाया गया, कल्चर मतलब संवर्धन का मतलब उसको लेबोरेटरी के अंदर ग्रोथ करवाया जा रहा है मानव कोशिका को, तो उसमें 24 आवर्स के अंदर कोशिका विभाजित हो जाती है। तो ह्यूमन सेल के लिए डेटा है। ऐसे ही जो यीस्ट होता है, यीस्ट कोशिका जो है, यीस्ट एक एल्गी वो कवक फंगी है ना, कवक है एक, तो ये डिवाइड ओनली इन अबाउट 90 मिनट्स, 1.5 घंटे के अंदर ही, यानी 1.5 आवर के अंदर ही ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोशिका चक्र का समय 90 मिनट है और यहाँ 24 घंटे। ऐसे ही दोस्तों बैक्टीरियल सेल होती है, यानी जो जीवाणु कोशिका होती है। बैक्टीरियल सेल का मतलब जीवाणु कोशिका। तो दोस्तों जीवाणु कोशिका के अंदर क्या होता है, बोले जीवाणु कोशिका जो डिवाइड होती है वो अप्रोक्स 20 मिनट में ही डिवाइड हो जाती है, 20 मिनट में ही। तो इस तरीके से आपको ये टाइम भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हमने कोशिका के अभी चक्र की बात की, तो कोशिका में जो घटनाएं चक्रीय क्रम में होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो बोले ये घटनाएं कैसे हैं, बोले देखो यहां से चालू होती हैं, यहां से चालू होती हैं। ये घटनाएं कौन सी हैं दोस्तों, तो हम बोलेंगे यहां से चालू होती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, तो बोले इन घटनाओं में देखो होने को क्या होगा, यहाँ पर बोले यहां से चालू होंगी तैयारियां, यहां से चालू होंगी और यहां तक चलती जाएंगी। तो दोस्तों ये जो अवस्था है, ये इस चक्र के अंदर बोले चक्रीय रूप से घटनाएं हो रही हैं। बोले पदार्थों का निर्माण हो रहा है, डीएनए का निर्माण हो रहा है और अन्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक, यानी यहां तक आप कह सकते हैं क्या होता है, बोले पदार्थों का ही निर्माण होता है,
यानी इसलिए आप कह सकते हैं इस अवस्था के दौरान डीएनए और अन्य पदार्थों का निर्माण होगा। तो हम यहाँ G1, S और G2 इस पूरी अवस्था को बांट देते हैं, तो कोशिका इस समय विभाजित नहीं होती। तो इस अवस्था को दोस्तों, ये जो G1 है जिसमें ग्रोथ हो रही है, S में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, G2 में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी ये सारी चीजें हो रही है। तो इसको दोस्तों, इन तीनों अवस्थाओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले अंतरा अवस्था यानी इंटरफेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतरा अवस्था यानी इंटरफेज। तो अभी आगे इसी को हम पढ़ने वाले हैं, इंटरफेज क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा। इसी को हम विश्राम अवस्था भी बोलेंगे, रेस्टिंग फेज भी बोलेंगे। और विभाजन की जो अवस्था है ये एम फेज है। एम क्या है? माइटोटिक यानी सेल डिवीजन अवस्था। ये कौन सी है दोस्तों? बोले विभाजन अवस्था। तो अब ये दोनों अवस्थाएं एक चक्रीय क्रम में होती हैं। अभी हम सेल साइकिल की बात किए थे, तो उसमें ऐसे बोला था, बोले सेल साइकिल में डीएनए का तो डुप्लीकेशन होता है और पदार्थों का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस है ना, जो रिक्वायर्ड है डिवीजन के लिए उनका होता है, और उसके बाद में कोशिका विभाजित हो जाती है। तो देखो यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन भी होगा, अन्य पदार्थों का निर्माण भी होगा, और फिर कोशिका विभाजित भी हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं, इसी को हम कोशिका चक्र बोल रहे हैं, क्योंकि ये चक्रीय रूप में हो रही है। पहले कुछ पदार्थ बनते हैं, फिर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, फिर कुछ पदार्थ बनते हैं और फिर कोशिका विभाजित हो जाती है। तो यही हमारा अगला पार्ट होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं, कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। तो दोस्तों यहाँ कोशिका चक्र की क्या प्रावस्थाएं हैं? तो बोले कोशिका जो चक्र होता है वो किस तरीके से चलता है? तो बोले दो फेजों में हमने कोशिका चक्र को बांटा है। एक तो है इंटरफेज जिसको अंतरावस्था और विश्राम अवस्था बोल रहे हैं, और दूसरा एम फेज यानी विभाजन अवस्था यानी माइटोटिक फेज। तो दोस्तों यहाँ पर अभी इस चक्र के अंदर ये देखा था कि इन तीनों को G1, S और G2 को तो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अंतरावस्था। इनको हम आगे अध्ययन करेंगे आगे की क्लास में कि इनके अंदर क्या होता है। लेकिन अभी इंटरफेज जो है वो क्या है? बोले इसके ड्यूरिंग, इंटरफेज के ड्यूरिंग क्या होता है? ए सेल प्रिपेयर इटसेल्फ, एक कोशिका अपने आप को तैयार करती है फॉर सेल डिवीजन। एक कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। तो हम यहां कह सकते हैं कोशिका क्या करती है? विभाजन की तैयारी करती है दोस्तों इस अवस्था के दौरान। ठीक है, तो विभाजन की तैयारी कैसे वो करती है? बोले इट इज ए बायोसिंथेटिक फेज, यानी जैव संश्लेषण अवस्था है ये क्या है? जैव संश्लेषण अवस्था। जैव संश्लेषण का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ जैविक पदार्थ बनते हैं, यानी जो सजीवों के शरीर में होते हैं वो पदार्थ बनते हैं। ठीक है ना? तो इन विच द बायोसिंथेटिक फेज है इन विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनली, इसके कोशिकांग जो होते हैं उनकी कॉपी बन जाती है, और क्या करती है? रेप्लिकेट्स इस डीएनए, और अपने डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल का निर्माण कर लेती है। तो दोस्तों यहां पर क्या ध्यान रखना है? बोले अंतरा अवस्था के दौरान तैयारियां होती हैं। तैयारियों में क्या होती है? बोले इस अवस्था को हम जैव संश्लेषण अवस्था, बायोसिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। और इस फेज के दौरान क्या होता है? बोले सेल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनेल, इसके कोशिकांग बन जाते हैं, और साथ में क्या होता है दोस्तों? जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। तो इसके दौरान ये चीजें होंगी, और इस अवस्था के अंदर पूरे कोशिका चक्र का 95% से अधिक टाइम लग जाता है, यानी मोर देन 90% ऑफ द सेल साइकिल है वो इसी में कंज्यूम हो जाता है, यानी 95% टाइम इसी में लगता है। यानी यहाँ जो चित्र देख रहे थे, यहां से लेके यहां तक 95% टाइम इसी में लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये टाइम लगता है, लेकिन इसमें सारी तैयारियां होती हैं। और जो नेक्स्ट फेज आती है एम फेज, उस एम फेज में क्या होता है? इसी को हम एक्चुअल सेल डिवीजन बोलते हैं, यानी वास्तविक विभाजन। वास्तविक विभाजन इसी के दौरान होता है, बिकॉज पहले वाली जो अवस्था है जिसको हमने इंटरफेज या अंतरावस्था का, उसमें तो सिर्फ तैयारियां होती हैं, और इसमें क्या होती है? इस दौरान क्या होती है? द सेल यूटिलाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग इंटरफेज एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। यानी इस अवस्था के दौरान क्या करती है? सेल इन सारी बनी हुई चीजों का उपभोग करती है और उनको बंटवारा कर देती है उनका, और विभाजित हो जाती है। तो बोले जो भी तैयारी हुई थी उनका बंटवारा कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। यानी इसके दौरान, अंतरावस्था के दौरान तो कैसे पदार्थ बनेंगे, डीएनए कैसे बनेगा, अन्य पदार्थ कैसे बनेंगे, और इसमें उनका बंटवारा यानी डिवीजन कैसे होगा, ये हम अगली क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे। तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी अबाउट कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर जो कारण थे उनको भी ध्यान में रखना है, और यहाँ पर कोशिका विभाजन को हमने जस्ट स्टार्ट किया है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम कोशिका विभाजन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, दो मेन अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं वो पढ़ने वाले हैं। वो काफी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर
कोशिका विभाजन के ऐसे ही आपको रेगुलर क्लासेस मिलते रहेंगी। तो जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।